हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और मेरे को आशा है, उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका जो एग्जाम है वो आपके सिर पर आ खड़ा हुआ है। तो कृपया करके आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको अच्छा खाना खाना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और देखो, अभी ये जो समय है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आपका पेपर आ ही चुका है, लगभग आपके पास है, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, तो आप अपनी सेहत को सबसे पहले ध्यान रखें और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन पर फोकस रहना चाहिए आपका। देखो, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ने की सोच लेना भाई, ठीक है। एक आधा ऐसा जरूर मिलेगा जिसके दिमाग में आएगा चलो यार ये कर लेता हूं, छोटा सा है, ये टॉपिक कर लेता हूं छोटा। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, जो कर लिया उसको ही रिवीजन करना है। जो फॉर्मूले हैं उनको बार बार रिवाइज करो, जो याद नहीं हो रहे फॉर्मूले उनको रोज देखो। रोज का मतलब हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद उन पे नजर मार लो, याद हो जाएंगे, देखने से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहो। अब आपके पास समय बहुत कम है और ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम है जो आने वाला है, ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो इसको बढ़िया से प्रिपरेशन करें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें। और ये आपका जो एग्जाम है, आपने पिछले 6 महीने से हार्डवर्क किया है, आपने मेहनत की है, तो आपका ये एग्जाम जरूर निकलेगा, जरूर क्वालिफाई होगा और आपके जीवन में एक नया चेंज और एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा जैसे ही आप IIT पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अब आज का जो सेशन है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने 2 सेशन हमारे प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, आज है तीसरा सेशन। और इससे पहले वाले में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, इन पर प्रॉब्लम करी है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। तो सभी के सभी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और आज हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को जानेंगे, समझेंगे ये क्या है और इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो आज के सेशन की साथ मिलकर शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये रहा जो पहला क्वेश्चन है। An artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total energy E naught, its potential energy। क्या कह रहा है? मेरे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये कह रहा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, क्या वो ई नोट के बराबर होगी, क्या 2 ई नोट के बराबर होगी, 1.5 ई नोट के बराबर होगी, या फिर माइनस ई नोट के बराबर होगी। टोटल एनर्जी उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कितनी दे रखी है, ई नोट, तो हमें निकालना है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अर्थ और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है भाई साहब, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट इसके चारों तरफ सैटेलाइट क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से। ये लो भाई, ये रहा हमारे पास सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v और ये दूरी कितनी है r। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें भी मास, इसमें भी मास। ठीक है, इसमें मास कितना है ms, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा भाई साहब, g मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इस सर्कल में एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, वो कितना है, मास ऑफ सैटेलाइट v स्क्वायर बाय r। अब ये दोनों बराबर होंगे एक तरीके से, बिल्कुल होंगे। तो यानी हम यहां से लिख सकते हैं me ms डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ms v स्क्वायर। ठीक है, अरे हाफ कैसे है ये, ms v स्क्वायर बाई r। अच्छा, एक r से r कट गया तो हमारे पास आ गया g me ms डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ms v स्क्वायर। आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आई। निकालने क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, किसकी, सैटेलाइट की। अब टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है भाई साहब, टोटल एनर्जी दे रखी है ई नोट, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट भी करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करनी है वो ई नोट की फॉर्म में करनी है। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसमें वेलोसिटी क्या है, v है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ई नोट इज इक्वल टू हाफ ms v स्क्वायर प्लस में
पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी है भाई साहब, माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या कर दी भाई, रख देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड में हमने पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिवली नेगेटिवली है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट को क्या है बांधे हुए है, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, क्योंकि सैटेलाइट को ये बांधे हुए है, यानी ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये सैटेलाइट बाउंड स्टेट में, ये सैटेलाइट बाउंड स्टेट में होने की वजह से इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी वो नेगेटिव होगी। कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली। चलो भाई, तो ये वैल्यूज हम रख देते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास आ गया ई नोट इज इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाई आर और इनटू में 1/2। ये देखो एम एस वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये रही माइनस ऑफ जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाई आर। एलसीएम लेंगे तो 2r आ जाएगा, ये बन गया जी एम ई एम एस माइनस में 2 जी एम ई एम एस। तो टोटल एनर्जी जो है ई नोट किसके बराबर आई, ई नोट आ गई हमारे पास माइनस जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाई 2r। ये क्या है टोटल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 4। और हमें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है, हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या हमारे पास, U इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, नेगेटिव होगी। अब मेरे को एक बात बताओ तो जी एम ई एम एस बाई आर क्या 2 ई नोट के बराबर है, तो U को क्या लिख दूंगा बताओ जरा, 2 टाइम्स ऑफ ई नोट। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, सैटेलाइट की 2 टाइम्स ऑफ ई नोट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन है सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी इसके क्या है गलत है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, ए प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है भाई, एक प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल एम है, मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, द नियरेस्ट एंड द फर्दरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द मोशन आर ए एंड बी। नियरेस्ट क्या है ए, और जो सबसे दूर है वो क्या है बी रिस्पेक्टिवली। एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा प्लैनेट का सन के चारों तरफ। यानी ये हमारे पास क्या है, इस बात को जरा समझिएगा, ये हमारे पास है सन, ये क्या है, ये यहां पर है सन, मास कितना है सन का कैपिटल एम, और इसके चारों तरफ इलिप्स के अंदर चक्कर लगा रहा है। इलिप्स के अंदर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, प्लैनेट। और ये सबसे ज्यादा दूरी वाली दूरी है बी, और जो सबसे पास वाली है वो है ए। अब जो प्लैनेट है उसका मास क्या है, स्मॉल एम। अब ये प्लैनेट चक्कर लगा रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इधर भी होगी और ये इधर भी होगी, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ही, होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, और उसी एल की वैल्यू बतानी है ना, हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें ए बी दे रखा है, मास दे रखा है, हमें वेलोसिटी भी नहीं पता, हमें वेलोसिटी भी नहीं पता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, कंजर्व्ड रहने वाला है। ठीक है, तो जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भाई,
ठीक है। अच्छा, अब ये निकालना है हमें, सिंपल सा है, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, हो जाएगा इसमें। अब देखो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, इलिप्स, और मैंने आपको सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान करो। मैंने जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि जब कभी ऑब्जेक्ट इलिप्स में घूमता है, जब उसके सबसे पास और जब से ज्यादा दूर होता है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, वी इफेक्टिव की। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, वी इफेक्टिव। और टोटल एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट की है वो तो सेम रहेगी। ये दूरी क्या है भाई, ये दूरी ए, और ये दूरी क्या है बी, यानी वी इफेक्टिव एट आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी इफेक्टिव एट आर इज इक्वल टू बी। होगा ही होगा। अरे यार नहीं आई बात समझ में, क्यों होगा, अरे ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अरे याद करो, मैंने बताया था, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कुलर, कंडीशन बताई थी, ठीक है, तो वही कंडीशन होगी यहां पे, होती है। अरे ग्राफ याद करो जरा, ग्राफ याद आएगा। हम यहां पर लेते थे वी इफेक्टिव, थोड़ा थोड़ा याद करा रहा हूं, और यहां पर हम लेते थे आर, तो ग्राफ हमारे पास कैसा आता था, ऐसा, यही तो ग्राफ आता था। अगर मैं टोटल एनर्जी क्या ले लेता, पॉजिटिव लेता था, तो ऑब्जेक्ट क्या होता था भाई साहब, ध्यान करो, ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, तो हमारे पास कैसा बनता था, हाइपरबोला। याद करो, अगर टोटल एनर्जी में क्या लेता था, जीरो, तो कैसा बनता था, पैराबोला। जब मैं टोटल एनर्जी क्या लेता था, लेस देन जीरो, तो हमारे पास क्या आती थी, इलिप्स, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस। अगर मैं टोटल एनर्जी ये वाली ले लेता था, ये जो ई है मिनिमम लेता था, ठीक है, तो ये किस में घूमता था, सर्कल में। ये मैंने पढ़ाए हैं, समझाए, हमने वही बात, और उनमें मैंने बताया था कि जब जब इलिप्स में घूमता है तो सबसे पास वाला और सबसे दूर वाला, उस वक्त टोटल एनर्जी बी इफेक्टिव के बराबर होती है। तो यहां पर भी टोटल एनर्जी बी इफेक्टिव के बराबर है, और यहां पर भी टोटल एनर्जी बी इफेक्टिव के बराबर है। अब ये वी इफेक्टिव, ये तो बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये बता चुका हूं, याद करो फॉर्मूला। तो वी इफेक्टिव जो होता है हमारे पास, वी इफेक्टिव वो क्या हो गया भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। अरे m की जगह म्यू लिख देता था, रिड्यूस मास। अरे यार यहां पर मास एक तरीके से रिड्यूस मास, सिस्टम का रिड्यूस मास। अरे भाई पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि जो प्लेनेट का मास है वो सन के मास के कंपेयर में भाई बहुत कम होगा ना, सन का मास बहुत ज्यादा, तो रिड्यूस मास किसके बराबर आएगा, m के बराबर, यानी ऑब्जेक्ट के मास के बराबर। सिंपल चीज है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं चीजें ताकि आपको समझ में आए। v क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम किस में चक्कर लगा रहा है भाई, सर्कल में लगा रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा भी, अभी अभी लिखना सिखाया था, माइनस ऑफ जी मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट, डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी कितनी आर, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड को थर्ड में पुट करो, पहले इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रख दिया। तो V इफेक्टिव हमारे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस में L स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर। ये आई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को 1 में रख दो, बराबर होता है। तो इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रखते, तो जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास यानी V इफेक्टिव R इज इक्वल टू ए किसके बराबर होगा, ये V इफेक्टिव R इज इक्वल टू बी। जरा रखते हैं, यानी R की जगह A और R की जगह B लिखना है, तो हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई A प्लस में L स्क्वायर बाई 2m A स्क्वायर, फिर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई B
प्लस में एल स्क्वायर बाई 2mb। एल स्क्वायर एक साइड ले आओ, एल स्क्वायर क्या लो, एक साइड ले आओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2m बी स्क्वायर आएगा 2m बी स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई बी प्लस में जी एम एम डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एल स्क्वायर बाई 2a कॉमन आ गया, ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। और यहां पर कॉमन आ गया जी एम स्मॉल एम कॉमन आया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ये आया। अब ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो एल स्क्वायर बाई 2m है, ये m है भाई। ठीक है, 2 स्मॉल m। ठीक है, तो एल स्क्वायर बाई 2 स्मॉल m, और ये हमने लिख दिया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और ये 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये से ये कट गया, तो हमारे पास जो आया वो आ गया एल स्क्वायर बाई 2m। एलसीएम ले लेंगे हम, 1 बाई ए 1 बाई बी, तो ए बी क्या आ गया एलसीएम, और ये b प्लस ए, और ये हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और एल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो 2g कैपिटल एम स्मॉल एम का स्क्वायर स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कैपिटल एम स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस ए, यहां पर आ गया ए बी, और इस सारे का अंडर रूट, क्या आ गया एल। एंगुलर मोमेंटम देखो जरा, यही निकालना था, तो एल हमारे पास क्या है, देखो m बाहर आ गया। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, 2gm ए बी, ऑप्शन सी को देखो जरा, 2g कैपिटल एम ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये रहा 2gm ए बी ए प्लस बी, और कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आ जाएगा, तो उसी फॉर्म में आ गया। ये लो भाई, ये लो भाई, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कंसिडर ए प्लैनेट ऑफ रेडियस 5000 किलोमीटर which is entirely in the liquid state and has a uniform density of 5 gram per centimeter cube. The planet is in equilibrium under the action of gravitational forces and hydrostatic pressure. The pressure at the center of the planet is hint. Consider the equilibrium of a small volume element at a distance r from the center. Second, pressure on the surface is 0. ये कह रहा है कि जो प्लेनेट है उसके सरफेस पर प्रेशर आपको 0 मानना है। दूसरा, आपको एक वॉल्यूम एलिमेंट मान के इसको सोल्व करना है सेंटर से किसी आर दूरी पर। ठीक है, कह क्या रहा है इस क्वेश्चन का ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, चलो इसका एक बार हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेनेट है, ये रहा प्लेनेट जिसका रेडियस क्या है आर। अब जो ये प्लेनेट है ये किससे, एक लिक्विड से भरा हुआ है। ये प्लेनेट किससे भरा हुआ है, एक लिक्विड से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लेनेट है ये हमारा फुलफिल है एक लिक्विड से, एक लिक्विड इसके अंदर डाल दी गई। ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी दे दी गई, रो कितनी दे दी गई, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास रो। ठीक है, हाँ, फिर इसका जो रेडियस है आर वो कितना है, वो है 5000 किलोमीटर, ये हमें सब गिवन। ये कह रहा है कि इसके सेंटर पर प्रेशर क्या होगा, इसके सेंटर पर प्रेशर क्या होगा। अच्छा, कमाल की बात देखिए, अर्थ से अगर ये प्लेनेट के सरफेस से नीचे आऊंगा तो जी की वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, अब मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं तो जी की वैल्यू क्या करती है, चेंज करती। ठीक है, अच्छा, जब अर्थ के सरफेस से नीचे आता हूं तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। किस तरीके से डिक्रीज करती है भाई, जी लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू 4 पाई जी रो स्मॉल r बाई 3, 4 पाई जी रो स्मॉल r बाई 3। यानी इस प्रकार से जो जी है वो डिक्रीज करता है, यानी इनसाइड स्फीयर,
यानी जैसे कि अर्थ ले लो, ऐसे लो, ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, इस अर्थ में मास m है और इसमें सब जगह क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है, कहीं पानी है, कहीं पत्थर है, कहीं मिट्टी है, ठीक है। और कोर के अंदर तो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या है, मेटल्स हैं एक तरीके से बहुत ही, और पता नहीं कोर के अंदर क्या, अच्छा चलो यहीं पर आते हैं, बात ज्यादा डिस्कस नहीं करते, अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को जब हम गड्ढा खोदते हैं, यानी अर्थ का यहां से टनल खोद के जब नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी कि इस सेंटर से इस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे को लिखनी हो तो मेरे पास फॉर्मूला है 4 जी रो r बाई 3, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चलो ये हमें पता है। अब क्या कह रहा है, इसने कहा था कि हमारे पास जो ये प्लेनेट है इसके सरफेस पे हमने प्रेशर क्या माना, 0 इनिशियल सरफेस पर, हमें निकालना कहां है, सेंटर पे, सेंटर पर प्रेशर कितना होगा, मान लिया P, सेंटर पर प्रेशर कितना होगा P। अब हमें निकालना है तो हम धीरे धीरे आएंगे, तो प्रेशर एक तरीके से इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम मान लिया, छोटा सा एक वॉल्यूम इस प्रकार से, इसका रेडियस क्या है भाई, इसका रेडियस है स्मॉल r, और इसकी जो विड्थ है ये क्या है, dr, यानी इसका जो रेडियस है ये स्मॉल r और इसकी विड्थ क्या मानी मैंने, dr। अब यहां पर इन दो लेयर के बीच में प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही, अगर यहां पर मैं बात करूं तो प्रेशर कितना होगा, तो मैं लिखूंगा dp इज इक्वल टू रो जी एच, यानी रो जी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू में जी, हाइट क्या एक तरीके से dr माइनस में ये प्रेशर, ये हमें पता ही है। अब मेरे पास जो g है वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि किस पॉइंट पर है, तो g चेंज कर रहा है, कांस्टेंट है नहीं, तो हमें ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख दिया, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में जैसे रखूंगा तो dp इज इक्वल टू माइनस रो, अब g की जगह क्या लिखूंगा, ये रो इंटू में 4 पाई जी रो डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया r इंटू में dr। अब देखो जरा, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, प्रेशर निकालना है। अच्छा, सरफेस पर प्रेशर क्या है, 0, सरफेस पर प्रेशर 0, तो r ले रहे हैं ना, तो सेंटर से ये दूरी क्या बनी, कैपिटल R, यानी कैपिटल R। जैसे जैसे नीचे आया प्रेशर डिक्रीज करा, यानी सेंटर पर प्रेशर क्या होगा उसको बोल दिया P। अब R की वैल्यू क्या कर रही है, 0, यानी कैपिटल R से 0। इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो P इज इक्वल टू 4 पाई जी रो स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, हमारे पास हाँ स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये रहा स्मॉल r स्क्वायर। अब लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल R से 0, और माइनस का साइन ये रहा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो 4 पाई जी रो स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, सेंटर पर जो प्रेशर आया ये निकल कर, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर पर प्रेशर क्या आ गया, हमने सेंटर पर प्रेशर निकाला है, वो आया 4 पाई जी इंटू में रो स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। रो की वैल्यू हमें पता है वो कितनी दे रखी है भाई, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, R की वैल्यू कितनी है ये, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो। जैसे ये सारी वैल्यू रखता हूं तो 90 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी लगभग इस वैल्यू के बराबर ही वैल्यू निकल कर आती है, यानी 90 इंटू 10⁹, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, ठीक है। कहता क्या है, कहता है इमेजिन दैट ए नैरो टनल इज थ्रू द अर्थ एज शोन इन द डायग्राम बिलो, दैट द मास टू क्रिएट द टनल इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ मास m, a person falls into the tunnel at one end at time t is equal to 0, assuming that the tunnel is frictionless the person will। अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास जो अर्थ है उसके अंदर मैंने एक टनल बना दी, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या बना दी, टनल बना दी, ठीक है। टनल इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ मास, ठीक है। अच्छा जी, टनल है ये बहुत ही छोटी है अर्थ के मास के कंपेयर में, मतलब बहुत छोटी सी हमने एक टनल बना, सिंपल से ऐसे समझो।
उसके अंदर एक आदमी गिर गया, द पर्सन विल फॉल स्ट्रेट थ्रू, यानी इस टनल के अंदर एक आदमी गिर गया, हमने खोद दी आर पार, धरती के आर पार एक टनल बना दी, उसमें एक आदमी गिर गया। जब आदमी वो गिरता है तो कहता है क्या, जब वो आदमी गिरेगा उसका जो मोशन होगा क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और उसका टाइम पीरियड ये होगा, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, ये टाइम पीरियड होगा। दूसरा उसने कहा स्ट्रेट थ्रू एस्केपिंग अर्थ ग्रेविटी, ठीक है, क्या कहता है कि वो जो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से वो सीधा टनल से गिरा, सीधा अर्थ के आर पार गया और क्या वो निकल जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चल जरा फिर से मैं बता देता हूं एक बार, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के अंदर ये टनल बनाया है भाई, सिंपल सी बात है, ये टनल बना दी। इस टनल पर है जैसे बनाए, इसको यहां पर आदमी को छोड़ा, ये आदमी गिर जाएगा, क्या आदमी गिर के ये सीधा निकल जाएगा, क्या ये आदमी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑक्सीलेट करेगा? अगर ये आदमी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑक्सीलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यही हमें निकालना है। आर क्या है, रेडियस, मास क्या है, मास क्या है, एम क्या है, मास ऑफ द मास। अच्छा ये लो भाई, ये लो, आर हमें दे रखा है रेडियस और एम क्या है, इसका कैपिटल एम क्या है, मास, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, अब ये आदमी गिरेगा तो गिरता गिरता मान लो ये आदमी यहां पहुंच गया और इस आदमी का मास माना स्मॉल एम, ये लो, ठीक है भाई, पहुंच गया। जब ये आदमी यहां पहुंचा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा भाई, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लगेगा, ये रहा भाई, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये टनल जो ये सेंटर है, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास है सेंटर, सेंटर है, सेंटर से ये दूरी कितनी मान ली, डी। अच्छा अब डी है ये दूरी और ये कितना है भाई, इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट तो ऑक्सीलेट करेगा, करेगा तो इसी के इस पॉइंट के अबाउट करेगा। ये दूरी कितनी मानी मैंने, मानी एक्स, कितनी दूरी मानी, एक्स। अच्छा जी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, अरे भाई यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी कितनी होगी भाई, मैं जैसे जैसे अंदर आऊंगा जी की वैल्यू चेंज करेगी ना, और जी क्या होगी हमारे पास, अगर मैं सिंपली जी की बात करूं तो बताओ जरा, जी क्या होगी, जी 4 पाई कैपिटल जी रो स्मॉल r बाई 3, ये जी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एफ, एफ बराबर एम जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में जी, क्योंकि जी की भी यही डायरेक्शन, फोर्स जी की यही डायरेक्शन है, सेंटर की तरफ हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है। अच्छा जी, तो फोर्स कितना लग रहा है यहां पर, 4 पाई जी जी रो r बाई 3 इंटू में स्मॉल m, मास, इतना फोर्स लग रहा है भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। अब ये फोर्स है, ये फोर्स तो इधर लग रहा है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो इसी टनल के अंदर अंदर रहेगा, तो यानी क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के क्या होंगे, दो कंपोनेंट, यानी एक फोर्स, यानी मैंने ये एंगल माना थीटा और इसको मैंने क्या बोल दिया, इधर फोर्स लगा, वो कितना लगा, एफ कोस थीटा, यानी एफ, इसके दो, एक तो एफ कोस थीटा और एक इधर फोर्स बना, वो बना एफ साइन थीटा, यानी जब इस पे इधर फोर्स लगेगा तो दीवार से चिपक जाएगा भाई, ये टनल में आएगा ना तो बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, दीवार से इधर सटकेगा, क्योंकि इस पे एफ साइन थीटा इधर लगाएगा और एफ कोस थीटा इसे नीचे ले जाएगा, तो ऐसे दीवार के चिपक के आएगा, और इस दीवार को फ्रिक्शन लेस माना है, आइडियल केस एक तरीके से, एयर कुछ नहीं है इस टनल में, कोई एयर नहीं है, सरफेस भी फ्रिक्शन लेस, क्योंकि इसके चिपक के आएगा, कोई एयर ड्रैग नहीं है, सरफेस भी फ्रिक्शन लेस, क्योंकि एफ साइन थीटा एक कंपोनेंट है ना, इधर इधर जाएगा, दीवार के चिपकेगा, दीवार इस पे नॉर्मल लगाने लगेगी, तो इसके ऐसे आएगा नहीं, यानी एफ कोस थीटा कंपोनेंट इसको नीचे लेके आया, यानी फोर्स का ये कंपोनेंट लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा जी, अब मेरे को एक बात बताओ, ये फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है, यानी एफ क्या लिखते हैं, फोर्स, किसके बराबर होगा ये फोर्स, ये कंपोनेंट है ना एफ कोस थीटा, और एफ की वैल्यू क्या है, ये, तो नेट फोर्स तो ये यही लग रहा है ना,
कितना लग रहा है नेट फोर्स? अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखूंगा 4 पाई जी रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 एम इंटू में कोस थीटा। अब ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है ना, क्योंकि ये सेंटर है, इसके पॉइंट अगर ये एसएचएम शो करेगा तो इसी के पॉइंट एसएचएम शो करेगा, और ये एसएचएम शो करेगा ही करेगा। कैसे शो करेगा? यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, तो धीरे धीरे जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहां पर पहुंचेगा तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे जी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर जाने लगेगा। अब इस पे फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, यहां पर पहुंचेगी, फिर से स्पीड 0 बन जाएगी। लेकिन जी किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट, फिर ये इधर जाएगा और इस प्रकार से ये ऑक्सीलेट करेगा और इस पॉइंट के अबाउट करेगा, जो सेंटर है इसके डायरेक्ट इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, यानी एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स है। ये जो कंपोनेंट आपके सामने है ये कैसा है? रिस्टोरिंग है। यानी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F कोस थीटा। अब फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ये कंपोनेंट है, ये Fx, इसको Fx बोल देता हूं, Fx एक तरीके से ऐसे कंपोनेंट। ठीक है, ये y है, ये Fy है, y कंपोनेंट, यानी इसको x बोल दिया, इसको y एक्सिस बोल दिया। सिंपल सी बात है, बस समझाने के लिए, आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा जी, Fy भी बोल सकते हो उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको मैंने x एक्सिस बोल दिया। अब इससे घबरा जाओ सर ये क्या लिख दिया, बस समझने की बात है, एक बार समझ लो आप। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस F कोस थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है इसका भाई? यानी x, ये x वेरिएबल है, यहां से आदमी नीचे आ रहा है ना, यही सेंटर लाइन बनी ना, तो x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो इस लाइन को क्या लिख सकता हूं? m डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस में f कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4 पाई जी रो आर स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3, और साथ ही साथ क्या है? कोस थीटा। एक m से ये m कट गया। अब कोस थीटा की वैल्यू बताओ। एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये ट्रायंगल, अरे भाई ये ट्रायंगल इस प्रकार की है, ये जो है इसको हमने स्मॉल आर माना है, यही है स्मॉल आर। अरे भाई रेडियस बनाऊंगा ना ऐसे, यही तो है स्मॉल आर, सरफेस से अंदर आया हूं ना, ये क्या है? स्मॉल आर, और ये क्या है? डी, और ये क्या है? एक्स, और ये एंगल क्या है? थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हम बताओ। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x बाई आर। इस कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो जैसे इस कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू माइनस 4 पाई जी रो, माइनस 4 पाई जी रो आर डिवाइडेड बाई 3, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? x बाई आर, आर से आर कट गया और हमारे पास डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस में ये वैल्यू उठकर इधर आ गई 4 पाई जी रो डिवाइडेड बाई 3 इंटू में x इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या बन गई? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? याद करो, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल प्लस में k बाई एम इंटू एक्स इजिकल टू 0, और इसको हम क्या लिखते थे? k बाई एम को ओमेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई? ओमेगा। ओमेगा क्या आया? ये आया 4 पाई जी रो बटे 3 ओमेगा। टाइम पीरियड निकालना था, ये तो पक्का पता चल गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू निकाली अभी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू निकाली। रो क्या है? डेंसिटी। रो को हम क्या लिखेंगे बताओ? रो को हम क्या लिखेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, रो की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये 4 पाई जी रो की वैल्यू आ गई इनटू में 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 से 3 कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा,
और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास G कैपिटल M अपॉन R की पावर 3, ये वैल्यू इसमें रखूंगा तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई R की पावर 3 डिवाइडेड बाई G कैपिटल M, दैट इज द टाइम पीरियड। यानी ये आदमी जो गिरा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, यानी इस प्रकार से इसका मोशन होगा और इसका जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास वो टाइम पीरियड की वैल्यू ये आई है 2 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई G। ऑप्शन देखो 2 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई GM, ऑप्शन सी को जरा देखिएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा, क्या कह रहा है ए सैटेलाइट इज प्लेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ हुज रेडियस इज 1/100 द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ठीक है भाई, इफ द ल्यूनर पीरियड अराउंड द अर्थ इज 28 डेज। ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली, कह रहा है ये दो प्रकार की बात की गई है इसमें। ये हमारे पास अर्थ है जिसका मास me है और इसके चारों तरफ घूम क्या रहा है, घूम रहा है इसके चारों तरफ मून जिसका मास क्या है m स्मॉल m। ठीक है भाई, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारे पास है rm बोल देते हैं इन दोनों के बीच, और इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, ये कह रहा है 28 डेज में ये अपना सर्किल कंप्लीट करता है ये मून अर्थ के चारों तरफ। अब कह रहा है इसने एक और केस लिया, इसने कहा कि मेरे पास ये अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है वो एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट हाँ यानी ms। ठीक है भाई, अब अर्थ और सैटेलाइट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, जो मून की दूरी है उसके 1/100 यानी rm डिवाइडेड बाई 100, ये दूरी है डिस्टेंस। अब कहता क्या है, ये कहता है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, ये कह रहा है इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताएं क्या होगा, यानी t की वैल्यू आपको बताना। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, केपलर थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पर जो टाइम पीरियड होगा मून का, जो मून का टाइम पीरियड होगा जिसको हम Tm से डिनोट करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ जरा, Rm की क्यूब की। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा जी, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है Ts वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, ये जो डिस्टेंस है उसके, यानी Ts सैटेलाइट का टाइम पीरियड यानी R/m डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर 3 के। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी पहली दूसरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, टीएस निकालना है ना, तो टीएस ऊपर ले लेते हैं, टीएम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया rm की पावर 3 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय rm की पावर 3। ठीक है, अच्छा जी, ts हमें निकालना है तो ये बन गया rm क्यूब डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इंटू में 1 बाई rm की पावर 3। अब ये tm इधर आ गया, ये से ये कट गया, और tm क्या है, ये स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, अरे यार टी स्क्वायर, अरे यार गलती कर देता हूँ कई बार, मैं बता तो रहा हूँ, माइनर मिस्टेक मैं बहुत कर देता हूँ ना। ठीक है, ध्यान रखा करो। ठीक है, तो टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है ये, क्या आया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का हमारे पास क्या आया, सीधा सा टी यानी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो आया किसके बराबर आया, यानी 10⁻6 इंटू में टाइम पीरियड ऑफ मून। अब मून का टाइम पीरियड कितना दे रखा भाई, 28 डेज, क्या है 28 डेज। अब यार ये स्क्वायर है, देखो यार टी स्क्वायर है, टीएम आ जाएगा, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर भूला सब जगह करता चला गया, और दिमाग भी देखो इधर। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा सैटेलाइट का वो आ गया, और ये कितना है 28 डेज दे रखा है, तो 28 डेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻6 है। ठीक है, और इसकी सारे की पावर 1/2, अरे भाई अंडर रूट ले लिया ना। ठीक है, जब हम करेंगे तो ये कितना आ गया 28 डेज, ये लो भाई, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे, इसको इसके यानी 10⁻3
ठीक है, अब देखो जरा, इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास क्या आया, अगर डेज में बात करें, पहले ऑप्शन देख लेते किस किस में, देख के 10 मिनट, 40 मिनट, 100 मिनट और 2.8 डेज। ठीक है, अच्छा मिनट के अंदर निकालो, तो टाइम पीरियड जो आएगा हमारे पास वो आ गया 28 इंटू में 10⁻3। ठीक है, अब डेज है, वन डे में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 आवर्स। एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, मिनट में निकाल रहे हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 मिनट। कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट 40 मिनट के आसपास हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कैलकुलेशन कर लेना भाई। ठीक है, TM² TS² TS² बाई TM², हाँ डिवाइड कर दिया, हाँ ठीक है, 10⁻6 हो गया। ठीक, ठीक है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, ए स्मॉल एस्ट्रॉइड इज अप्रोचिंग ए मासिव स्टार विद ए स्पीड v from a very large distance at an impact parameter b as shown below. ठीक है, if the mass of the star is capital M, its radius is capital R, then what is the minimum value of b such that the asteroid will miss the star? एक एस्ट्रॉइड है हमारे पास और हमारे पास ये क्या है, एक मासिव स्टार, एक मासिव स्टार है, यानी ये एस्ट्रॉइड इस स्टार की तरफ आ रहा है, ये एस्ट्रॉइड इस स्टार की तरफ आ रहा है, लेकिन ये एस्ट्रॉइड इस स्टार से टकराता नहीं है, बच के निकल जाता है, बच के निकल जाता है। तो ये कहता है कि कितना ये बी की वैल्यू हो ताकि ये बच के निकल जाए, इससे टकरा ना पाए। तो वो बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, बी देख लेता हूं मैं, कैपिटल, इफ द मास ऑफ द स्टार इज कैपिटल एम, इट्स रेडियस कैपिटल आर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैंने जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था, जब एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारे प्लेनेट ऐसे ही बने होंगे, कंडीशन ऐसी बनी होगी, कहीं दूर से कोई होगा, वो आने लगा, सन के चारों तरफ आया, तो वो एक ऐसी कंडीशन बनी कि चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। समझ रहे हो, तो वही है, ये कह रहा है कि लेकिन इसका इंपैक्ट पैरामीटर बताना है, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे हम इसको चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्टार है जिसका मास m है और जिसका रेडियस क्या है, वो है कैपिटल R। और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई स्टार है, ये रहा। अच्छा, इसके सेंटर से ये दूरी दे रखी है, सेंटर से ये कितनी है b, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और इसका मास क्या है, स्मॉल। वेलोसिटी क्या है इसकी v, हाँ, मास क्या है, स्मॉल है। अब ये आ रहा है, तो जैसे जैसे ये आएगा तो ये क्या करेगा भाई, इसके पास आएगा और ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। टकराया तो नहीं, टकराना भी नहीं देना, यही तो बात है। समझे कि नहीं समझे, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, आपको क्या निकालना था इसमें, हमको इसमें b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये आ रहा था और ये किस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा भाई, किस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा, बताओ किस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा, किस प्रकार, आया और ऐसे चला गया, है ना। तो हमारे पास जो ये पाथ फॉलो करेगा, ये करेगा पैराबोला। किसमें करेगा, ये पैराबोलिक पाथ में ये जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल, अच्छा पैराबोलिक करेगा, हाइपरबोला करेगा। देखो दो प्रकार की इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो ये एस्ट्रॉइड आ रहा है ना, ये पैराबोलिक पाथ को भी फॉलो कर सकता है और हाइपरबोलिक पाथ को भी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड से बच के निकल जाता है, तो दो ही हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये एस्ट्रॉइड आया, जब ये बिल्कुल इस
स्टार के पास पहुंचा इस वक्त, ये मिनिमम डिस्टेंस ये है ना, बिल्कुल स्टार से बच के निकला, ये दूरी क्या है, आर, यही है ना। इस पॉइंट पर मेरे को एक बात बताओ, वी इफेक्टिव किसके बराबर लिखते थे हम, टोटल एनर्जी के। मैंने पढ़ाया है, ये समझाया है, वी इफेक्टिव किसके बराबर लिखते थे, टोटल एनर्जी। अब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी टोटल एनर्जी इनिशियल क्या आती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो है एस्टेरॉइड, इसका मास क्या है, स्मॉल एम। इस पॉइंट पर वी इफेक्टिव क्या होगा, वी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी प्लस में एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना। वी क्या है, पोटेंशियल प्लेनेट, और दूसरा क्या है, एस्टेरॉइड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब, बताइए आप सभी को, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जो दूरी है वो आर। लेकिन इस पॉइंट पर वी इफेक्टिव किसके बराबर है, आर पे, कहां पर, ये इसके सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी जो ये काइनेटिक एनर्जी थी ना, ये काइनेटिक, यहां पे प्योरली काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये धीरे धीरे पास आया तो क्या हुआ भाई, पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, है ना, बताया था, एक्सप्लेन करा है मेरा लेक्चर, देखना, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम निकालो, मेरा लेक्चर देखो, पूरा एक्सप्लेन करा है कि जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, जब ये एस्टेरॉइड हो या कोई स्टार हो, कुछ भी हो, जब ये इस पाथ को फॉलो करता है, जब क्लोजेस्ट अप्रोच होता है तो वी इफेक्टिव इक्वल टू ई के बराबर होता है। ग्राफ जो बनता है, ग्राफ भी याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार का ग्राफ आता है, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ आता है। दो प्रकार की बात हो सकती है, या तो ये हाइपरबोला होगा या फिर ये पैराबोला होगा। अगर हाइपरबोला है तो हमने ये मान लिया, तो अभी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुई, ये हुई। अगर ये पैराबोला है तो ये बनेगी टोटल एनर्जी, क्या, सॉरी, हाँ, जीरो, पैराबोला होगा तो। हाइपरबोला के लिए ई इज ग्रेटर देन जीरो, तो यानी ये इसकी क्या बनी, यहां पर ये दूरी क्या बनी, क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये इस प्लेनेट से टकरा के नहीं जाता, और बी की वैल्यू मिनिमम पूछी है, तो ये अर्थ के बिल्कुल पास से निकलेगा ना, तो सेंटर से, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन यानी सेंटर से क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बनी, यानी आर। और जब ये जो पॉइंट होता है, यहां पर ये ले लो, यहां पर हम वी इफेक्टिव ले लेते, तो इस पॉइंट पे वी इफेक्टिव किसके बराबर है, ई के बराबर। अगर मैं ये वाला पॉइंट लू, टोटल एनर्जी जीरो भी मान लू, जबकि जीरो नहीं है, टोटल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है, इनिशियल टोटल एनर्जी हमने पॉजिटिव मानी है, ठीक है। चलो हमने थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको ये कहानी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको कहानी पता नहीं याद है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को पढ़ा तो दिया मैंने ये, अब आपको कितना ध्यान है ये मेरे को नहीं पता ना। टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो सिस्टम की, ठीक है भाई, ये रहा, ये E इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर हम ले रहे हैं V इफेक्टिव, मैंने पढ़ाया है, यहां पर हमारे पास है V इफेक्टिव। अब जो मेरे पास है ये वाला जो रीजन है ना भाई, ये वाला रीजन फॉरबिडन रीजन, क्योंकि इसमें V इफेक्टिव इज ग्रेटर देन टोटल। यानी जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये जो ओरिजिन से है ना, तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर से कम बस मिनिमम इतना पास आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी इससे दूर ही रहेगा। तो ये आया, ये दूर है सेंटर, ये सेंटर है, तो सेंटर से मिनिमम पास यही है, ये वाली दूरी, दैट इज द आर, क्योंकि टकराया नहीं है तो बिल्कुल ये पास से निकलेगा ना अर्थ के, तो लगभग आर के बराबर होगी ना, या प्लेनेट है या जो स्टार है इस आर के बराबर होगी ना, होगी कि नहीं होगी। यानी इस पॉइंट पर, यानी एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो वी इफेक्टिव किसके बराबर होता है भाई, टोटल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अरे यार, यानी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और वी इफेक्टिव हमने ऊपर लिखा ही है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस में एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कैपिटल आर स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, निकालना क्या था भाई,
क्या निकालना था हमें? बी की वैल्यू निकालना। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा भाई? एल क्या होता है बताओ जरा? एल क्या होता है? मास। अरे मास इंटू वेलोसिटी इंटू में आर परपेंडिकुलर। अरे भाई इस पॉइंट के अबाउट एल लिख रहा हूं ना, सारा काम इसी पॉइंट। तो ये मेरे पास मास, ये वेलोसिटी, इस पॉइंट और इस ऑब्जेक्ट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? बी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया? एम वी बी एल। तो ये एल की वैल्यू यहां पर रख दो। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस में स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक m से एक m ये कट गया, एक m से ये कट गया, तो माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर प्लस में वी स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आएंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू उठकर इधर आ गया ये, तो ये आ गया हाफ वी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर हाफ। ठीक है, ये उठकर आया जी कैपिटल एम बाई आर, ये आ गया जी कैपिटल एम बाई आर। अच्छा जी, अब हमें निकालना क्या है भाई? क्या करो, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? दो से भी, दो इधर लेके चले जाओ पहले, तो सबसे पहले दो इधर लेके जाओ। ठीक है, तो आर स्क्वायर दो से कट गया, सबसे पहले वी स्क्वायर से करो तो 1/2 यानी 1 प्लस में तो जी एम अपॉन वी स्क्वायर आर और ये 2 बी से बी क्या आ गया? तो बी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर 1 प्लस 2 जी एम वी स्क्वायर आर और इसकी पावर 1/2। इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू, इसकी पावर 1/2। चलो भाई, कैपिटल आर 1 प्लस 2 जी एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर आर, ये रहा भाई ऑप्शन ए करेक्ट। देख लो भाई कहां हमने निकाली है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये रहा, कहता क्या है? इफ इन केपलर्स पोटेंशियल द पेरिसेंटर डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल in a parabolic orbit is rp while the radius of the circular orbit with the same angular momentum is rc। तो rp और rc के बीच में आपको वैल्यू बतानी है, रिलेशन बताना है किसके बराबर हो। ठीक है, केपलर्स पोटेंशियल कह रहा है। क्या कह रहा है? केपलर्स पोटेंशियल का मतलब क्या बन गया? k बाई आर, दैट इज द केपलर्स पोटेंशियल, k बाई आर। ठीक है, अच्छा, द पेरिसेंटर डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इन ए पैराबोलिक ऑर्बिट इज rp। अब देखो ऑर्बिट कैसा है? पैराबोलिक, यानी यहां से एक बात समझ में आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो कैसा है? पैराबोलिक। कैसा मोशन है? पैराबोलिक। while the radius of the circular orbit with the same angular momentum is rc। उसी ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम भी सेम है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या दे दिया? rc। यानी दो केस की बात की है इसने, डिफरेंट। इसकी बात की है, दो डिफरेंट केस की बात की है। समझो जरा, ये हमारे पास V इफेक्टिव था और यहां पर हम लेते थे R, और ये है V इफेक्टिव। समझो जरा, इस प्रकार का एक रिलेशन है, अब पाथ कैसा है? पहले पैराबोलिक ऑर्बिट है। पैराबोलिक ऑर्बिट का मतलब यही हो गया कि भाई अगर पैराबोलिक ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0, तभी ये पैराबोलिक ऑर्बिट बनेगा। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। और ये क्या है इसका? ये जो रेडियस है ये है r
आरपी पेरीसेंटर यानी ओरिजिन से सबसे पास वाला, ठीक है। अच्छा अब लो भाई, यानी यहां पर हमारे पास केपलर पोटेंशियल पेरिसेंटर पार्टिकल पैराबोलिक ऑर्बिट, हाँ रेडियस ऑफ द, ठीक है ठीक है। अच्छा ये सेंटर है, यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये इस प्रकार के निकल रहा है, पैराबोलिक है ना, बना देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये इसके पास वाला है। यहां पर इसमें क्या थी, वेलोसिटी थी v, कुछ ना कुछ v, लेकिन जब यहां पर पहुंचा तो जो v इफेक्टिव होगा वो किसके बराबर होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास m मान लेते हैं, जो v इफेक्टिव है यहां पर वो किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर। और ये इसका क्लोजेस्ट पाथ है, ये पैरासेंटर, ये पॉइंट इससे पहले का फॉरबिडन रीजन है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो ये इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो मिनिमम पास इतने आ सकता है, इससे ज्यादा ये पास नहीं आ सकता। जब ये मिनिमम पास है यानी ये दूरी क्या बन गई, आरपी, और आरपी पर देखो, आरपी पर देखो, आरपी पर वी इफेक्टिव ई के बराबर है, यानी यहां पर वी इफेक्टिव को हम क्या लिखते हैं, ई के बराबर टोटल, ठीक है। आई के नहीं आई बात समझ में। अब ऑर्बिट कैसा है, पैराबोलिक, टोटल एनर्जी क्या है, जीरो, यानी इस पॉइंट पर वी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, जीरो के, और वी इफेक्टिव हमारे पास क्या है, ये वी इफेक्टिव इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल कैसा होगा भाई, अट्रैक्टिव है तो माइनस के बाई आर, यानी माइनस के बाई आर प्लस में एल स्क्वायर अपॉन 2m आर लिखते हैं, 2m आर स्क्वायर। अब वी इफेक्टिव हम लिख रहे हैं कहां पर, एट आर इज इक्वल टू आर पी पर, और वहां पर वो क्या है, जीरो के बराबर है, क्योंकि ई क्या है, जीरो के बराबर। समझे कि नहीं समझे, अरे भाई एट ऐसे लिख लो, एट आर इज इक्वल टू आर पी पर वी इफेक्टिव इक्वल टू ई और इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर, और वी इफेक्टिव है तो हमारे पास के अपॉन आर पी प्लस में एल स्क्वायर अपॉन 2m आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2m आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई आर पी से ये आर पी कट गया, ठीक है, आर पी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हमारे पास यहां से आरपी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एल स्क्वायर अपॉन 2m के, और ये आ गया आरपी। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट किस में रिवॉल्व कर रहा है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में, एंगुलर मोमेंटम सेम है भाई, एंगुलर मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ध्यान से देखना, सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब क्या है भाई, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, E इज लेस देन जीरो। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जब कभी ऑब्जेक्ट किस में रिवॉल्व करे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, तो मेरे प्यारे बच्चों याद करो, मैंने कहा था डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और हमारे पास क्या पता है, हमें v इफेक्टिव का पता है, वो क्या है, माइनस के बाई आर प्लस में एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, इसका हम निकालते हैं जरा, डेल v इफेक्टिव बाई डेल आर, किस पोजीशन पे, r इज इक्वल टू आर सी, सेंटर, रेडियस, जिस रेडियस में घूमेगा वो रेडियस है, आर सी बोला है उसने, ठीक है। चलो भाई इसका करो जरा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के बाई, ठीक है, माइनस के बाई आर स्क्वायर -1, ठीक है, हाँ ये आ गया, प्लस में एल स्क्वायर बाई 2m -2 आर की पावर 3 इज इक्वल टू 0। कहां पर, ये कहां पर लिखनी है हमें, ये लिखनी है r इज इक्वल टू आर सी, पुट कर दो, तो k अपॉन आर सी का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अपॉन m, ये से ये कट गया, प्लस की जगह माइनस, आर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा,
k अपॉन आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम आर सी क्यूब। ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास आर सी की वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर अपॉन एम के, एल स्क्वायर अपॉन एम के। और यहां पर हमारे पास क्या आई थी भाई साहब, हमारे पास यहां पर हमने, हाँ कहाँ निकाल दी वो, ये रही आरपी की वैल्यू क्या आई थी, एल स्क्वायर अपॉन 2m के। दो वैल्यूज हैं, एक ये रही और एक ये रही, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको सेकंड बोल दो, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जब इसके अंदर रखेंगे तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई, आरसी बाई 2, तो आरसी की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ आरपी, 2 टाइम्स ऑफ आरपी। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगवाते हैं, ग्रेविटेशनल के सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम आती है वो दिमाग लगवाती है भाई, पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, जैम के अंदर। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए जो ये सेशन था मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। आज का ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आपका पेपर बिल्कुल आपके पास है, बिल्कुल मतलब आपके पास आ चुका है, अब कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, इतने दिनों तक आपने जो लड़ाई लड़ी है, अब जो ये लास्ट के दिन बचे हैं, इन लास्ट के दिनों में अपनी जी जान झोंक दो। ठीक है, लगा दो पूरा जान, जितना बल है, जितना जो भी शरीर के अंदर है, सब झोंक दो इस लास्ट के दिनों में। और अपनी प्रैक्टिस देखो, क्वेश्चन रोज का एक मॉक टेस्ट जरूर दो। मैं हर लेक्चर के बाद एक बात जरूर बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट, तुम इनकी मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझ नहीं रहे हो, वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट जो है नहीं पता आपको ये कितना फायदा देने वाले हैं मॉक टेस्ट, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मॉक टेस्ट जरूर दें। अब वो दिन आ चुके हैं, अब आप मॉक टेस्ट भी देना शुरू करें। जिसने नहीं दिया है वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे, जो मॉक टेस्ट दे रहा है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने नहीं दिया है वो मॉक टेस्ट जरूर दे। तो आज के लिए सेशन था यहीं तक था। ठीक है, तो नेक्स्ट कल या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू।